जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और माननीय काशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से मिलान कराया जाए। सर 7-7 फेज में चुनाव होते हैं, अगर एक दिन और इंतजार मतदाता कर ले क्या चला जाएगा सर। भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती, कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी ना हो जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा है? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सदन जानता है कि 22 दिसंबर 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फ्रेंचाइज उप समिति में अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती। और डॉक्टर अम्बेडकर ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अल्पतंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। यह चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी बल्कि दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला। ब्रिटेन ने 1928 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। अमेरिका ने 1965 में वोटिंग राइट एक्ट इस सिद्धांत पर आधारित था कि कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसी ना हो जो गरीब नागरिकों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को मतदान से वंचित करे। न्यूजीलैंड में 1893 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और इसके पीछे यही विचार था कि नागरिकता का मूल्य किसी दस्तावेज की उपलब्धता से नहीं बल्कि व्यक्तिगत गरिमा और अधिकार से तय होता है। हमारे अपने इतिहास में भी यही संघर्ष दिखता है। 1919 की चैम्फोर्ड सुधारों से लेकर भारत सरकार ने 1935 तक मताधिकार को संपत्ति, आय और शिक्षा जैसी उपनिवेशिक योग्यताओं से बांधा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 17 मई 1929 को अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मताधिकार को कर्पा समझना दासता की स्वीकृति है और इसी विचारधारा ने हमेशा संविधान में आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल करवाई। ये उपलब्धि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों की तुलना में कहीं अधिक साहसी और प्रगतिशील थी। सभापति जी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 5 करोड़ से ज्यादा जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनके 2 प्रतिनिधि थे, डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन, और अधिकार राजनेता जो पुरानी व्यवस्था थी निर्वाचन की उससे सहमत थे, जिसमें 80 लाख लोगों को वोटिंग का राइट था और वो संपन्न स्वर्ण जातियों के लोग थे। मैं आज सदन के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को बताना चाहता हूं कि आज जो देश में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो वोट का अधिकार प्राप्त हुआ है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है और माननीय काशीराम साहब ने भी हमें इसका प्रयोग करना सिखाया। माननीय सभापति, जब SIR मताधिकार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बड़ी संख्या में नागरिकों, विशेषकर महिला और गरीब घुमंतों, जातियों, आदिवासियों, दलितों, वन गुजरों के पास उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड जो देश के अधिकांश नागरिकों के पास उपलब्ध है उसे पर्याप्त क्यों नहीं माना जा रहा? डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अन्याय बताता और कहा था व्यक्ति जितना गरीब होगा उसके मताधिकार देना उतना ही आवश्यक होगा। और उन्होंने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ऑल डोर ऑफ योर प्रोग्रेस। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति 1932 ने कहा था साक्षरता, बुद्धिमत्ता या राजनीतिक क्षमता का माप नहीं है। और ज्योतिबा फूले ने 1882 की में हंटर कमीशन में कहा था कि यदि शिक्षा और अवसर बराबर नहीं है तो अधिकारों की समानता ही समाज को संतुलित रखेगी। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा कि राजनीतिक अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्हें योग्यता के नाम पर सीमित नहीं किया जाता। चौधरी चरण सिंह जी ने भी कहा मताधिकार लोकतंत्र की नींव है। उनको तो ये भी कहना था कि भारत में मतदान करना अनिवार्य। मेरी भी मांग है कि मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। महामना रामसु वर्मा जी ने कहा वोट केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने का साधन है। SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन में दोहरी प्रविष्टियां, मृतक घोषित किए गए जीवित लोग और अनेक गलतियों ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार की त्रुटियां बताती है जो 1928 और 1932 में भारतीय आयोगों ने कहा था कि प्रशासन की कमजोरियां नागरिकों के अधिकार छीनने का आधार नहीं हो सकती। जी स्वरूप अभी बस कुछ रह गया थोड़ा सा। SIR के संबंध में विवाहित महिला मतदाता और BLOs की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्ष तो अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से उसको लेगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। SIR प्रक्रिया में लगे BLOs
और अत्यधिक कार्य दबाव के कारण कई बीएलओ ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया जो गैर जिम्मेदार दिखाता है। बिना प्रशिक्षण के बीएलओ से एसआईआर या जटिल कार्य कराना पूर्णतः व्यावहारिक है। माननीय सभापति जी, हमारे संविधान निर्माता ने 1950 में वह साहस दिखाया था जो विकसित देश भी बाद में कर पाए। भारत आराम से सभी को मताधिकार देने वाला पहला बड़ा लोकतांत्रिक देश बना, लेकिन आज यदि एसआईआर जैसी प्रक्रिया उस मताधिकार कठिन बनाती तो ये एक सदी की प्रगति को पीछे ले जाने वाला कदम होगा। सभापति जी, क्योंकि सुधार की बात हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बीएलओ की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओ की मौत हो गई है उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी। सभापति जी, राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी, 1 मिनट लूंगा। राजीव प्रताप रूडी जी। सभापति जी, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। 2-3 डिमांड से वो पढ़ लिया सर। नो, ओनली 2-3 डिमांड। सभापति जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, 10 सेकंड प्लीज। लास्ट सेंटेंस बोलिए आप। सभापति जी, मेरी मांग है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से मिलान कराया जाए। राजीव प्रताप सर, साथ फेज में चुनाव होते हैं, अगर एक दिन और इंतजार मतदाता कर ले क्या चला जाएगा सर? सर सभापति जी, प्रताप रूडी जी, सभापति जी,